Good morning students, welcome to class English. Students, today we will read rest part of the chapter A Truly Beautiful Mind. In previous video we had completed the half chapter and we discussed about the life of Albert Einstein. Who is Albert Einstein? The famous great scientist of the world. So students, let's read the chapter. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. तो जिस दौरान जो आइंस्टाइन थे उन्होंने फिज़िक्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो शुरू कर रहे थे, उन्होंने शुरू कर दिया था. हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी, अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, कि वो बिल्कुल ही जो उसकी लाइफ की उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उनके बीच की जो उनकी वाइफ और उनके बीच की जो पर्सनल लाइफ थी, वो जो उनकी सिचुएशन थी वो स्टार्टिंग टू फेल, वो स्टार्टिंग में ही फेल होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी लाइफ में स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीविया राइट. एल्बर्ट ने चाहा था कि वो क्या बोले कि मतलब वो उनसे मैरिज करना चाहता था आफ्टर फिनिशिंग ही स्टडीज़, कि वो चाहते थे कि उनकी स्टडी ख़त्म होने के बाद वो मिलीविया से शादी करें, कि तभी वो उनसे शादी करना चाहते थे. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन जो उनकी मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी. शी थॉट, कि वो समझती थी मिलीविया हु वॉज 3 years ओल्डर देन हिज सन, कि जो मिलीविया है उसके बेटे से 3 साल बड़ी है. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी है. मतलब उसकी जो मदर थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं समझती थी. वो सोचती कि मिलीविया वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलीवियाज इंटेलिजेंस. अब वो इस बात को के लिए भी थोड़ा चिंतित थी उसकी मदर, कि वो बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि की, उस बात से वो थोड़ा बॉदर करती थी, चिंतित थी कि मिलीविया की जो इंटेलिजेंस थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. अब उसकी मदर क्या बोलती है, उसने ये कह दिया था कि वह तुम्हारी ही तरह एक बुक के समान है. कि वो उसकी मदर उसको भी क्या मानती थी कि वो एक बुक वॉर्म है, कि वो भी एक तुम्हारी तरह बुक के तरह ही है. और अपने बेटे को भी एक मतलब मिलीविया का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करती, बुक के साथ. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो आइंस्टीन ने क्या किया, जो उसका वेडिंग का जो भी प्लान था तो उसने उसको पोस्टपोन कर दिया, वेडिंग ऑफ. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. अब एंड में उन दोनों पेयर कौन था, मिलीविया एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ने 1903 में उन्होंने मैरिज कर ली. एंड हैड 2 सन, के 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फेल्टर्ड, मैरिज वीक हो गई. मतलब कुछ उनकी परेशानियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आने लगी मैरिज लाइफ में. मिलीविया मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और इसी बीच में जो मिलीविया थी उसने जो उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी, जो भी उसकी जो वो बनना चाहती थी वो उसने खोना शुरू कर दिया, और वो अनहैप्पी एक दुखी हाउसवाइफ बन गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और कॉन्स्टेंट कंटिन्यू फाइटिंग होने के बाद कई सालों तक फाइटिंग चली उनके बीच में, डिस्टर्बेंस रही. द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, और अंत में दोनों ने डाइवोर्स लिया. आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एलिसा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी ही साल अपनी मौसी की बेटी, अपनी कज़न थी उसकी मौसी की बेटी एल्सा से मैरिज कर ली. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. अब जो आइंस्टीन का जो निजी चैप्टर था वो उसी के मतलब जो वर्ल्ड में फेमस होने के साथ ही जो उसका पर्सनल था चैप्टर था वो शुरू हो गया. वर्ल्ड में फेमस जो उसने फेमस होने के लिए जो भी
कि आइंस्टीन का जो पर्सनल चैप्टर था उसी के संयोग से, मतलब जब उसने मैरिज, उसके द्वारा ही उसने वर्ल्ड जो वो फेम गेट करना है उसके साथ ही वो शुरू हो गया. ही हैड पब्लिश्ड ही जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. और उसने अपना उसी साल 1915 में उसने अपनी जर्नल थ्योरी थी जो उसकी रिलेटिविटी के लेकर उसको पब्लिश किया, जिससे उसने विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन. और जो उसने थ्योरी दी थी उसी से ही एक नई इंटरप्रिटेशन, नई जो एक्सप्लेनेशन थी उसको एक नया रूप मिला. और किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी वो? ग्रेविटी की. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट. और जो ईयर 1919 में लगने वाला जो एक्लिप्स था, एक्लिप्स में सूर्य ग्रहण, उससे ये बिल्कुल प्रूफ मिल गया कि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि जो उसने थ्योरी दी थी रिलेटिविटी को लेकर और ग्रेविटी की लेकर जो एक्सप्लेनेशन दी थी, जब उस टाइम जो एक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगा था उस बात ने उसकी जो भी उसने थ्योरी दी थी वो बिल्कुल उस बात से क्लियर हो चुकी थी, जो भी साइंटिस्ट द्वारा देखा गया था. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. अब उसने आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेटेड ये कर लिया था कि जो स्टार्स हैं, जो स्टार से आने वाले जो लाइट है वो किस हद तक जो सूर्य की ग्रेविटी है उसमें से वो क्या हो जाती है, उसमें से निकलती है, वो डिफ्लेक्ट होती है. डिफ्लेक्ट मतलब चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. उसने क्या बोला कि जो लाइट्स जो स्टार्स से आने वाली जो लाइट है वो किस हद तक जो सूर्य की ग्रेविटी की जो सूर्य की जो फील्ड है ग्रेविटी का, कि वो कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. और जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने उसके काम को एक किस चीज़ की उसको प्रोक्लेम किया. प्रोक्लेम मतलब उसको एक उपाधि दे दी किस चीज़ की? एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, की एक साइंस के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन हुआ है, क्रांति हुई है. आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1929. अब आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया 1921 में. ही वॉज शोड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस. अब आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में गेन किया 1921 में. इज़ वेरी बिग प्राइज़, ग्रेट प्राइज़, ग्रेट अवार्ड. उसे बहुत सारे सम्मान मिले और इनविटेशन भी मिले पूरे वर्ल्ड से. वो फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे उस टाइम. अलॉड बाय द प्रेस, और न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी उनको बहुत ज़्यादा लोडेड प्रशंसा मिली, अप्रिशिएट किया गया उनको. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी वो पावर में आई 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. उस टाइम आइंस्टीन ने वो यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए. एमिग्रेट मीन्स लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, कि अपनी कंट्री को छोड़ देना परमानेंटली सेटल होने के लिए दूसरी कंट्री में. 5 years लेटर, अब 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स्ट इन एन अप्रोर. अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट. अब 5 साल के बाद जो बर्लिन जर्मनी में है, वहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियर उसकी खोज हुई. किस चीज़ की डिस्कवरी? न्यूक्लियर फिजन की, विघटन की. जो न्यूक्लियर पावर जो बॉम्ब होती है, न्यूक्लियर फिजन, उस टाइम उसकी खोज की गई, डिस्कवरी की गई. किसके द्वारा की गई? अमेरिकन फिजिक्स के द्वारा. उस टाइम वो बिल्कुल अपसेट, उन चीज़ों ने उसको अपसेट कर दिया. मैनी ऑफ देम हैड fled from fascism just as Einstein had. अब उन्होंने उनमें से एक जर्मनी के फासिज्म यानी जो कट्टरवाद थे से भाग कर आए हुए थे, जो जर्मनी से भाग कर आए हुए थे, जैसे कि आइंस्टीन आया था अमेरिका में. तो नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटम बॉम्ब, कि अब उन्हें डर हो गया था कि नाजी लोग एटम बम बनाने और उसे यूज़ करने के बिल्कुल योग्य हो जाएंगे.
अब जो अमेरिका में आए थे, जैसे नाज़िस जो भी आए थे, तो अमेरिका वालों को ये डर हो गया था, अमेरिकन फेसिस पास अपसेट हो गए थे कि जो आए हैं वहाँ से छोड़कर जर्मनी से, कि जैसे आइंस्टीन आया था, कि उनको ये था कि वो डिस्कवर करेंगे एटम बम को और वो उसको यूज़ करने के बिल्कुल एबल हो जाएंगे. एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb this type explode in a port might very well destroy the whole part together with some of the surrounding territory. आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट. उस टाइम 1939 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. अब एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, कि एक साथ, मतलब अर्जिंग का मतलब है इनकरेज करना. अब आइंस्टीन के जो कलीग थे उनके द्वारा इनकरेज करने के बाद आइंस्टीन ने लेटर लिखा किसको? अमेरिका प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त को 1939 में. इसमें उन्होंने क्या वार्न किया? उन्होंने ये चेतावनी दी कि इस टाइप का जो इस टाइप का एक ही बॉम्ब अगर किसी पोर्ट मीन्स बंदरगाह पर फटेगा तो शायद माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, कि शायद वो पूरी जो पोर्ट थी बंदरगाह को नष्ट कर देगा. और उसके साथ साथ क्या करेगा? सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, उसके आसपास के रीजन क्षेत्र को भी, टेरिटरी को भी वो ख़त्म कर देगा. His words did not fail to have an effect. और उसके जो वर्ड्स थे असर करने में बिल्कुल सफल नहीं हुई, मतलब वो असरदार नहीं हुई, कोई असर नहीं हुआ. कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने वार्न किया था लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ. द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और अमेरिका ने क्या किया? एक एटम बॉम्ब को डेवलप किया अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की, अपने ही एक प्रोजेक्ट के थ्रू से डेवलप कर लिया. और उसने क्या किया अमेरिका ने कि अगस्त 1945 में जापानीज जो सिटीज़ थी, 2 सिटी आप हिस्ट्री में भी रीड करते हो, 2 सिटीज़ थी नागासाकी एंड हिरोशिमा, उनके ऊपर उन्होंने एटम बॉम्ब को गिराया. और उसके बाद जो भी उसके परिणाम निकले वो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ोगे उसको आगे जाके कि इसका क्या कंक्लूज़न निकला था, कि जैसे ही उन सिटीज़ पर एटम बॉम्ब को गिराया गया था. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. अब जो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सटेंट मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन देखे, विनाश देखा, उसको लेकर वो बिल्कुल हिल चुके थे. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव to the United Nations. Public massive means letter specially long and official, कि मतलब एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, बिल्कुल लॉन्ग एंड ऑफिशियली लेटर लिखा. एंड इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उन्होंने क्या प्रपोजल दिया, क्या सुझाव दिया, सजेशन दिया कि एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाई जाए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. और रूजवेल्ट को लिखे पत्र के अगेंस्ट इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ. कि जैसे उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था कि उस टाइम भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और उस टाइम भी जो उन्होंने लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड मतलब 10 years इन इक्वल 1 decade, कि ओवर द नेक्स्ट डिकेड, कि आने वाले दशकों में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और आइंस्टीन थे वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे, इन्वॉल्व हुए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपियन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. अब उन्होंने किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एजिटेटिंग मीन्स किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, कि वो पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने आंदोलन किए किस चीज़ के लिए? फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, कि जो मतलब उन्होंने अभियान चलाए किस चीज़ की समाप्ति के लिए? जो हम यूज़ कर रहे थे शस्त्र
जो भी वेपन्स यूज़ कर रहे थे, जैसे एटॉमिक बॉम्ब था उन्होंने यूज़ किया था, उसको लेकर उन्होंने विद्रोह किया। और क्या किया, यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने अपनी जो पॉपुलरिटी थी उसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया, पीस और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने, कि वो अपनी पॉपुलरिटी का यूज़ करते रहे कि कैसे वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी को बनाए रखना है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब 76 ईयर के थे वो, जब 1955 में उनकी डेथ हुई, ही वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। अब विजनरी का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। विजनरी मतलब जो पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में, जो अपने नहीं, किसी मतलब जो देख सकता है कि इस टाइम का जो भी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कि उसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उस चीज़ को देखने वाले पर्सन को हम विजनरी बोल सकते हैं, कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल वे में और एक इंटेलिजेंट वे से। जो पर्सन अपने फ्यूचर को देखता है उसको बोलते हैं विजनरी, कि वो बिल्कुल वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, कि एक विजनरी के रूप में वो फेमस हुए। एंड वर्ल्ड सिटीजन, एक वर्ल्ड के नागरिक के रूप में, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में वो प्रख्यात हुए, कि वो इतने फेमस साइंटिस्ट हुए कि जो उन्होंने उस टाइम बोला था कि उसको लेकर कि एटॉमिक बॉम्ब ये ऐसा बॉम्ब है कि बिल्कुल पूरी तरह से अगर ये फटता है कि कैसे वो ह्यूमैनिटी को भी ख़त्म करेगा, मानवता को भी ख़त्म करेगा, और कैसे वो पूरे आसपास के रीजन, उस क्षेत्र को तो ख़त्म करेगा ही जहाँ पर वो फटेगा, और आसपास के जो भी इसके सराउंडिंग्स के रीज़न होंगे उसको भी वो ख़त्म कर देगा, उन्होंने ये बताया। तो इस चैप्टर को स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।